गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने जैसे कि आपको पहले ही बताया है कि 1986 को जो भी हमारे एक्सपर्टीज़ थे जिन्होंने इस पॉलिसी को बनाया है, उन्होंने क्या किया है, जो 1986 की जो पॉलिसी है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन 12 पार्ट्स के हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। इस वीडियो में हम 7 पार्ट से आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, इसमें लिखा है मेकिंग दी सिस्टम वर्क। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन कैसे किया जाए, इस बारे में इसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन है वो क्या है कि एजुकेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन अ स्टेज ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, कि इसको किसी भी डिसऑर्डर कंडीशन में क्या होगा, इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या होना चाहिए कि नीड टू बी मैनेज इन एन एटमॉस्फेयर और इंटेलेक्चुअल रिगर, सीरियसनेस ऑफ पर्पस एंड सेम टाइम ऑफ फ्रीडम एसेंशियल फॉर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। यानी कि सर्वोच्च बौद्धिकता, लक्ष्य की गंभीरता और नवाचार और सृजनशीलता को क्या करना है, हमको इसमें इंट्रोड्यूस करना है। और इसके लिए इसकी आवश्यकता है कि हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे क्या हो कि शिक्षा का प्रबंधन जो है वो बेहतर तरीके से हो पाए। इसमें क्या हमें करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जिसके ज़रिए हम जो है मैनेजमेंट मेकिंग द सिस्टम वर्क, यानी कि शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टीचर की अकाउंटेबिलिटी को तय करना है, यानी कि शिक्षकों की क्या करना है, उत्तरदायित्व को तय करना है। जो भी प्रोविज़न है इम्प्रूव्ड स्टूडेंट सर्विसेज एंड ऑब्जर्वेशन के, ठीक है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर के, उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट क्या है, हमको क्या करना है, स्कूल्स में, अपने इंस्टीट्यूशंस में बेटर फैसिलिटीज़ क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बेहतर से बेहतर क्या है, सुविधाएं जो हैं अपने स्टूडेंट्स को देनी है। क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड एंड नॉर्म्स, यानी एंड सेट एट द नेशनल और स्टेट लेवल, यानी कि जो भी नॉर्म्स होंगे वो नेशनल और स्टेट लेवल के द्वारा बनाए गए होंगे। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे 8 पॉइंट, जो कि है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा प्रक्रिया का अभिनवीनीकरण कैसे हो। ठीक है, रीओरिएंटिंग द कंटेंट, यानी कि अभिनवीनीकरण करने के लिए क्या करना है, हमको इसको क्या करना है, अपने कल्चरल ट्रेडिशन से क्या करना है, जो हमारा कल्चर और ट्रेडिशन है यही क्या करना, यही इसको ब्रिज को, ठीक है, इसको जो न्यू कंस्ट्रक्शन है इसके लिए ब्रिज का काम करेगा। शिक्षा के जो पाठ्यक्रम की जो प्रक्रियाओं को इसमें क्या है, सांस्कृतिक यानी कि पाठ्यवस्तु से सुदृढ़ किया जा सकता है, यानी कि ये एक इसके लिए ब्रिज का क्या करेगा, वर्क करेगा। शिक्षा के द्वारा स्वाभाविक तथा सनातन मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को हमें क्या करना है, मतलब इसको बढ़ावा देना है, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर को। ठीक है, सूचनाओं के प्रसारण, अध्यापकों के प्रशिक्षण और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कला और संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मूल्यों का विकास करने के लिए क्या करना है, हमको रीओरिएंटिंग द कंटेंट करना है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कहा है कि कुछ इन्होंने डिफरेंट इसमें कि इस जो स्टेप में अलग अलग चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि फर्स्ट है हमारी वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, वैल्यू एजुकेशन को इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। इन्होंने क्या किया है, कहा है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं सोशल, ठीक है, और मॉरल वैल्यूज़ हैं, उससे क्या होता है, कल्टिवेशन ऑफ सोसाइटी होता है। तो हमें क्या करना है, हमारी वैल्यू एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
ये वैल्यू ही एजुकेशन है जो हमें किन किन चीज़ों से बच जाएगी। लास्ट पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, रिलीजियस फैंटेसिज्म, वायलेंस, सुपरस्टिशन एंड फैटलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बात करी है बुक्स एंड लाइब्रेरीज़ की, इसी में कि जो बुक्स होनी चाहिए वो बहुत लो कॉस्ट की होनी चाहिए, जो हर तरह के लोगों तक के पहुंच सकें। जो बुक्स की जो है एसेसिबिलिटी है, यानी कि पहुंच है, वो सारे लोगों तक जब ही पहुंच पाएगी जब क्या होगी, वो लो कॉस्ट की होगी। हमें क्या करना है, बुक्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, प्रमोट द रीडिंग हैबिट्स। ठीक है, बच्चों की रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करना है, उनकी क्रिएटिव राइटिंग को इंकरेज करना है। ठीक है, और क्या करना है, गुड ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन बुक्स, यानी कि हमको जो फॉरेन बुक्स हैं उनका भी क्या करना है, बेहतर तरीके से ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, जो किस में होगा, हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में होगा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव बुक्स फॉर चिल्ड्रन, हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए भी क्वालिटी बुक्स बनानी चाहिए। और क्या कहते हैं, जिसमें कि जो क्वालिटी बुक्स में क्या होगा, टेक्स्ट बुक के साथ साथ वर्क बुक भी इंट्रोड्यूस करी है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मीडिया एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी इसमें जोड़ा है, और इन्होंने कहा है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के लिए कि दिस इज़ द बेस ऑफ आवर सोसाइटी। इस वक्त क्या है, हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारी सोसाइटी का बेस बन गई हैं, और हर स्टेज पर क्या होती है, इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे क्या होता है, हम अपनी टाइम और डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि डिस्टेंस कम होता है, जिससे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई करा सकते हैं। यानी कि इसका यूज़ करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि क्या हो, एजुकेशन एंड मीडिया से सारे लोगों तक के एसेसिबिलिटी, यानी कि पहुंच जो है एजुकेशन की, वो पहुंच जाए, बढ़ जाए। नेक्स्ट है द इवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में और एग्ज़ामिनेशन रिफॉर्म के बारे में। इन्होंने कहा है कि जो एग्ज़ामिनेशन है वो टीचिंग लर्निंग का एक क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है जिससे क्या हो, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो। ऐसे मतलब एग्ज़ामिनेशन ऐसा होना चाहिए जिससे क्या हो, हमारे एजुकेशन का क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो। ऐसा भी होना चाहिए, मतलब एग्ज़ामिनेशन का जो रिफॉर्म है ऐसा होना चाहिए और वैलिड हो। ठीक है, रिलायबल मेजर हो, जो भी मेजरमेंट हो उसका वो बहुत रिलायबल हो। ठीक है, और जिससे क्या हो सके, हमारी टीचिंग और लर्निंग क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 9th अपना पार्ट है द टीचर। ठीक है, टीचर के बारे में इन्होंने कहा है कि टीचर जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि टीचर्स जो हैं हमारी, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत, यानी कि उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी में माना जाता है, उनको बहुत ज़्यादा ऑनरेबल प्लेस पर रखा जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी टीचर से ऊपर कभी भी उठ जाए, वो जितना भी उठ जाए, लेकिन अपने टीचर के लेवल से कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। तो हमको क्या करना है, टीचर की जो भी है, ठीक है, टीचर की जो कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव लाइंस हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, बढ़ावा देना है, उनको इनोवेशन की तरफ ले जाना है। उनको क्या करना है, हमको उनके जो भी प्लेस है यहाँ पे सोसाइटी में वो ऑनरेबल रहे, उसके लिए क्या करना है, उनको जो भी उनकी नीड्स हैं, उनकी कैपेसिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको फुलफ़िल करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मैनेजमेंट कैसे किया जाए। एजुकेशन के मैनेजमेंट के लिए ये कह रहे हैं कि शिक्षा की योजना और प्रबंधन, ठीक है, ये कह रहे हैं कि शिक्षा की योजना और जो प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को, ठीक है, उच्च प्राथमिकता दी जाए। दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म गोल्स बनाए जाएं, ठीक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करी जाए। केंद्रीकरण और शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता की भावना का निर्माण किया जाए। ठीक है, मैन पावर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बढ़ाया जाए। ठीक,
ये देखिए, स्वायत्तता को बढ़ाया जाए, हाई प्रायोरिटी दिए जाए, ठीक है, और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, योजना प्रबंध में महिलाओं की सहभागिता हो, उद्देश्यों और मानकों का क्या हो, संबंध में उत्तरदायित्व जो है वो पूरा हो, और इस परिवर्तन में निर्देशक जो होंगे, ये सारे जो बिंदु हमने बनाए हैं ये सब जो होंगे निर्देशक बिंदु होंगे। एक बार मैं फिर से पढ़े देती हूँ। शिक्षा की योजना एवं प्रबंध प्रणाली में परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दी जाए, दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएं, विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता की भावनाओं का निर्माण किया जाए और महिलाओं की जो है वो पूरी सहभागिता इसमें हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 9th रिसोर्सेज एंड रिव्यू। रिसोर्सेज को 9th में हम लोग रिसोर्सेज एंड रिव्यू की बात करेंगे कि क्या कौन कौन से रिसोर्स होंगे जो कि हमको क्या करना है, रिसोर्सेज को लेना है जो कि हमारे संसाधनों के तौर पे कहाँ कहाँ से चीज़ें आएंगी, और हमको कब कब रिव्यू, यानी कि जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा रिव्यू लिखा है यहाँ पे कि हमको कब कब क्या करना है, रिव्यू करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे रिसोर्सेज हमारे कहाँ से आएंगे और कैसे बनेंगे। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि रिसोर्सेज के रूप में जैसे कि जो दान लोग दे देते हैं स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, जो गिफ्ट दिए जाते हैं, और जो फीस होती है, ठीक है, स्टूडेंट की फीस होती है, ठीक, उससे क्या किए जाएंगे, जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उनके लिए रिसोर्सेज क्या किए जाएंगे, अवेलेबल किए जाएंगे, रिसोर्सेज की उपलब्धता इसके ज़रिए की जाएगी। कौन कौन से 3 हैं चीज़ें, दान, उपहार, शुल्क। ठीक है, मेनली क्या है, शुल्क है जो कि फीस है। ठीक है, और इन्होंने ये कहा है कि इसमें क्या हो, जो रिसोर्सेज में किन किन फील्ड्स में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं इसमें ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च कहते हैं कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी के जितने भी रिसोर्स हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से बेस और रिसर्च के से बेस जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अनुसंधान और तकनीकी में जो भी है वो हमको बढ़ानी है। ठीक है, अनुसंधान और तकनीकी से रिलेटेड रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। उसके बाद हमें मैन पावर, ठीक है, मैन पावर से भी रिलेटेड रिसोर्सेज को क्या करना है, बढ़ाना है। जो मैन पावर से रिलेटेड जितने मानव शक्ति से रिलेटेड जो हमारे पास संसाधन है उनको भी क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिव्यू के बारे में। रिव्यू के बारे में ये कहते हैं, ये जो पॉलिसी है रिव्यू के बारे में ये है कि इसके रिकमेंडेशन ये है। हम इसका रिव्यू देखते हैं। रिव्यू में हम क्या देखेंगे, जब भी, जैसे कि आपको पता होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिव्यू। इन शॉर्ट हम थोड़ा सा बता देते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिव्यू, रिव्यू की क्या मीनिंग है। रिव्यू में बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि जो भी हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, आगे की जो जनरेशन है, जो स्टेप आया है, जो सेंचुरी आई है, यानी कि जो ईयर आए हैं उसमें क्या है, क्या ये मतलब पूरी तरीके से कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। इसके लिए क्या किया गया, इन सब बातों को देखने के लिए जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने क्या किया है, 5 ईयर का पे क्या किया है, रिव्यू करने को कहा है। यानी कि क्या है कि हमको क्या करना है, हर 5 साल पर ये देखना है कि जो भी है, ठीक है, कि हमारे जो पैरामीटर्स थे, ठीक है, जो वेरियस पैरामीटर्स थे, हमें 5 ईयर्स पे क्या चेक करना है कि जो हमने वेरियस पैरामीटर्स बनाए थे 1986 की पॉलिसी के, क्या वो सही से वर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या देखना है, इसकी प्रोग्रेस देखनी है। ठीक, हर 5 साल पर हम देखेंगे क्या इसकी प्रोग्रेस है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो सही तरीके से हो पा रहा है। और हम और क्या देखेंगे, हम इस चीज़ को भी देखते हैं
कि जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो कि अभी जो रिसेंटली ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो टाइम टू टाइम है, वो क्या है, वो इसमें मर्ज है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उन ट्रेंड्स को, उन रीसेंट ट्रेंड्स को इसमें मर्ज करते हैं। यानी कि हर 5 ईयर्स के बाद हमको क्या करना है, पॉलिसी को देखना है। और पॉलिसी देखने के बाद इसकी जो कमियां हैं, ठीक है, इसमें जो कह सकते हैं जो कमियां हैं उनको क्या करना है, कमियों को फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट कर करके इसको और बेहतर तरीके से सामने लाना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, यानी कि 12 पार्ट, ठीक है। ये इसका 12वां पार्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये 12 पार्ट में डिवाइड है, मैंने बहुत शुरू में ही आपको बता दिया था। एक बार मैं फिर से आपको इन 12 पार्ट को बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि आप देख सकते होंगे कि फर्स्ट पार्ट में जो ये 12 पार्ट्स हैं, ये आप वीडियो जो फर्स्ट मैंने इसकी पार्ट बनाया है वीडियो का, आप उसमें जा करके पूरी पॉलिसी के बारे में इसको इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, वैसे कि मैं अभी ये 12th पार्ट पे आ गई हूँ, तो मैं इससे पहले आपको वो 11 पार्ट जो हैं वो एक बार बहुत सरसरी तौर से बताना चाहूँगी। तो फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन है कि इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये पॉलिसी कैसे, कब और क्यों बनाई गई, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंड पार्ट जो है इसका वो है द एसेंस एंड द रोल ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो इसका एसेंस है, ठीक है, शिक्षा का सार और शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में सेकेंड पार्ट में बताया गया है, ठीक है। अब फिर थर्ड पार्ट की जैसे हम बात करेंगे, तो थर्ड पार्ट में जो है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया गया है। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली जो है वो कैसी होनी चाहिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि वो 10+2+3 का स्ट्रक्चर इसमें क्या किया गया है, दिया गया है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है कि एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, यानी कि समानता के लिए शिक्षा के बारे में 4 पार्ट में इसमें बात कही गई है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, यानी कि फीमेल हैं, जिसमें कि हमारी जो फीमेल हैं, ठीक है, जो वुमेन एजुकेशन है, फीमेल मैंने लिख दिया है, जैसे कि जो वुमेन एजुकेशन है, जो SC के बारे में क्या कहा है, OBC के बारे में क्या कहा गया है, बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों के जो है एरियाज़ हैं, एजुकेशनल बैकवर्ड हैं जो, ठीक है, जो कि एरियाज़ हैं, वहाँ के एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया, वोकेशनल एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया है, और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में, ओपन एजुकेशन के बारे में क्या बताया गया है, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या किया गया है, इसमें बताया गया है। फिफ्थ पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा है, अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस पर कैसी शिक्षा का मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसा गठन होना चाहिए, शैक्षिक गठन जो है विभिन्न स्तरों पर कैसा होना चाहिए, जिसमें कि कौन कौन से स्तर होते हैं आप लोग खुद जानते हैं। प्री प्राइमरी के बारे में इन्होंने बताया, फर्स्ट सेकेंड बताया प्राइमरी के बारे में, फिर उसके बाद जूनियर के बारे में बताया है, उसके बाद हाई स्कूल, फिर सेकेंडरी लेवल के बारे में, फिर हायर एजुकेशन के बारे में बताया है, फिर वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बताया है। इस तरह से अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के बारे में इन्होंने डिफरेंट रिकमेंडेशन दी है, जो कि पार्ट 5 में आपको मिलेगी। अब हम पार्ट 6 की बात करते हैं कि पार्ट 6 में क्या है। पार्ट 6 में टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन, यानी कि तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम 7th पार्ट की बात करेंगे कि 7th पार्ट में क्या बताया गया है। तो हम 7th पार्ट की बात करें तो 7th पार्ट में मेकिंग द सिस्टम वर्क, किस तरह से सिस्टम वर्क करता है, शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन कैसे होगा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8th पार्ट में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रक्रिया का कैसे अभिनवीनीकरण, रीओरिएंटेशन ऑफ कंटेंट और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कैसी हो।
9th पार्ट में टीचर से रिलेटेड जो है सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। टीचर कैसी हो, श्रेष्ठता, वस्तुनिष्ठता तथा आवश्यकता के अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापन चयन की जो विधियां हैं उनको पुनर्गठित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन्होंने टीचर एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, टीचर एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि टीचर एजुकेशन जो है, जो अध्यापक जो चयन करना है, ठीक है, जो हमको अध्यापक का चयन करना है, जो उसकी विधियां हैं वो कैसी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए तथा प्रेजेंट जो हमारी मतलब यूटिलाइजेशन, जो प्रेजेंट यूटिलिटी है, आवश्यकता है, उसको ध्यान में रख करके होना चाहिए तथा जो सेवा हो, जो अध्यापकों का वेतन है, सैलरी है और जो उनकी टाइम पीरियड है सर्विस का, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल उत्तरदायित्वों के अनुरूप होना चाहिए, वो प्रोफेशनली होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो प्रतिभाओं को आकर्षित कर सके। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं अपने 9th पार्ट से। अब हम आते हैं अपने पार्ट 10th पे। 10th पार्ट में हमने पढ़ा है द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का मैनेजमेंट, शिक्षा का प्रबंधन कैसा होगा। फिर क्या है 11th पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या रिसोर्सेज होंगे जो कि इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस में, और फिर हमें कब कब अपनी जो ये हमारी पॉलिसी है इसको कब कब कैसे कैसे रिव्यू करना है। लास्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर, यानी कि इसका भावी स्वरूप क्या है। तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है कि जो एजुकेशन है, जो इंडियन एजुकेशन का जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ज़्यादा जटिल है। इसको ठीक ठाक से बहुत इंटरप्रेट कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, वी आर बॉर्न टू सक्सीड इन अचीविंग अवर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हर हाल में अपने उद्देश्यों को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, अचीव करना है। जो मेन टास्क है इसकी वो क्या है, जो इसका मुख्य कार्य है, मेन टास्क की ये बात करें, स्ट्रेंथ करना है बेस ऑफ द पिरामिड, यानी कि हमारे जो निचला स्तर है सोसाइटी का उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, उसको सुदृढ़ करना है और कम से कम शताब्दी के अंत तक के क्या होना चाहिए, हमारे 1 बिलियन, ठीक है, बिलियन पीपुल, ठीक है, बिलियन पीपुल, एक अरब लोग कम से कम क्या होने चाहिए, हमारे शिक्षित हो जाने चाहिए। तो अब इस तरह से आपने देखा कि हम लोगों ने आज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत बड़ी पॉलिसी थी, उसको हमने 3 पार्ट्स में कवर कर लिया है। और इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे वो इस नेशनल पॉलिसी का जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को फिर से इसको दोबारा प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तौर से, ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लाया गया 1992 जिसे कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ाने का मेन मकसद सिर्फ आपको ये था कि आपको नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि जब हम POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 पढ़ेंगे तो वो इसी को क्या किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, इसी पॉलिसी का मॉडिफिकेशन है। तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमको 1986 की पॉलिसी कंप्लीट समझ में आनी चाहिए। वो जब हम पढ़ेंगे तो वो हमको बहुत ज़्यादा ही सिमिलर लगेगी, क्योंकि ये इसी का मॉडिफिकेशन होगी। 1992 जो है वो मॉडिफिकेशन है न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जिसको हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं 1986 का। तो अब हम नेक्स्ट टर्म पे क्या पढ़ेंगे, उसी को पढ़ेंगे और उसको जो है हम लोग बहुत कंसाइज वे में मतलब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अब क्या किया है 1986 को पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इसको जो है इसके तीनों पार्ट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़िएगा। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।